देखिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो देखिए, आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल और ईथर का एक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इनके नामकरण पे चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की जगह OH समूह के आ जाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कोई अगर हाइड्रोकार्बन है और किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की जगह अगर ये OH समूह आ जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये OH समूह आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। कहने का मतलब है वहां पे अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, ये कोई हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह OH समूह आके जुड़ जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस OH का मतलब है OH समूह आके यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। और देखिए बच्चों, अल्कोहल को सामान्य रूप से हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इसमें OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ये OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है और यहाँ पे R क्या है? कोई एल्किल समूह है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। आगे देखिए, किसी एरोमेटिक वलय से सीधे ही OH समूह जुड़ा हो तो उसे फिनोल कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एरोमेटिक वलय से या हम लोग बोले बेंजीन वलय से सीधा ही ये OH समूह जुड़ा हुआ हो तो इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। यानी इस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। ये फिनोल है। ठीक है, आगे देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन RO, ठीक है, ये RO या ARO। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस समूह के द्वारा या इस समूह के द्वारा, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन के अगर हाइड्रोजन का विस्थापन या प्रतिस्थापन इन दोनों में से किसी भी समूह के द्वारा हो जाता है तो ईथर का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह ये समूह आके जुड़ गया तो CH3OCH3, तो ये क्या बन गया? ईथर बन गया। देखिए बच्चों, ईथर को सामान्य रूप से इस तरीके से दिखाया जाता है, ROR, यानी इसमें ये क्रियात्मक समूह पाया जाता है और दोनों तरफ कोई भी एल्किल समूह जुड़ा रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन की जगह, भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की जगह अगर OR समूह जुड़ जाए या OAR समूह जुड़ जाए, तो देखिए बच्चों, OR इस समूह से क्या मतलब है? इस समूह से मतलब है कि R का मतलब है कोई एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। तो देखिए, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी समूह। क्या कहा जाता है? एल्कोक्सी समूह। और OAR का मतलब है, AR का मतलब है कोई एरोमेटिक रिंग, यानी कोई भी एरोमेटिक वलय। ठीक है, AR यहाँ डिनोट कर रही है एरोमेटिक वलय को और R डिनोट कर रहा है किसी एल्किल समूह को। तो देखिए, इस OR को कहा जाता है एल्कोक्सी समूह और OAR इसको कहा जाता है एरिलॉक्सी समूह। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल तथा फिनोल को OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई तथा ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक यौगिकों में बांटा गया है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, चाहे अल्कोहल की बात करें या फिनोल की बात करें तो OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई और फिर आगे पॉली, इस तरीके से बांटा गया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक वो होते हैं जिसमें एक ही OH समूह होता है, डाईहाइड्रिक वो होते हैं जिसमें 2 OH समूह होते हैं और ट्राईहाइड्रिक वो होते हैं जिसमें 3 OH समूह होते हैं। और जिनमें 3 से ज़्यादा OH समूह होते हैं उनके लिए हम पॉली वर्ड काम में ले सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मोनोहाइड्रिक हो गया, यहाँ पे एक ही OH समूह है। ये हो गया डाईहाइड्रिक, ये देखिए ये क्या है? 2 OH समूह है। और ये क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक, यहाँ 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने वर्गीकरण पढ़ा किसके आधार पे? OH समूह की संख्या के आधार पे, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहलों को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, अब देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े
कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उन्हें हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकरित है या sp2, तो इस आधार पे आगे और वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए पहला क्या है, यौगिक जिनमें sp3 संकरित COH बंध उपस्थित हो। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक जिनमें sp3 संकरित COH बंध उपस्थित हो, ठीक है, यानी जिसमें कार्बन कैसा हो, sp3 संकरित हो। दूसरा देखिए, यौगिक जिनमें sp2 संकरित COH बंध उपस्थित हो। तो देखिए बच्चों दूसरा जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया गया है जिसमें कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित हो। अब देखिए इसमें sp3 संकरित कार्बन के आधार पे भी देखिए इन अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल, ठीक है। तो अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों आगे पहला देखिए, यौगिक जिनमें sp3 संकरित COH बंध उपस्थित हो, ठीक है। और इसमें देखिए पहला क्या है, एल्किल अल्कोहल। सबसे पहले हम एल्किल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इनमें OH समूह एल्किल मूलक से जुड़ा होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो एल्किल अल्कोहल होते हैं इनमें OH समूह एल्किल मूलक से जुड़ा होता है, यानी देखिए ये जो OH समूह है वो किसी एल्किल मूलक से जुड़ा है, ठीक है। यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल, यदि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक अल्कोहल, और यदि तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना कि अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, यदि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, और यदि तृतीयक कार्बन से जुड़ा है उसे कहा जाता है तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया? आगे देखिए, तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है बच्चों, ये है प्राथमिक अल्कोहल। क्या है? प्राथमिक अल्कोहल। ये क्या है? द्वितीयक अल्कोहल, और ये क्या है? तृतीयक अल्कोहल। देखिए समझने की कोशिश करो, यहाँ OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। और देखिए इसका मतलब क्या है, CH2OH, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, ये प्राथमिक कार्बन हो गया। और प्राथमिक कार्बन से जब OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, भाई इसका मतलब है दोनों तरफ एल्किल समूह है, तो ये द्वितीयक कार्बन हो गया, और द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। तीसरा देखिए, ये क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी अल्किल समूह है, यहाँ भी अल्किल समूह, यहाँ भी अल्किल समूह, भाई इसका मतलब होता है कि कार्बन से 3 अल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, तृतीयक कार्बन, और तृतीयक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो ये बन गया तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आगे देखिए, अगला देखिए एलिलिक अल्कोहल। तो देखिए बच्चों इसमें OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, भाई यहाँ क्या होता है कि जो OH समूह होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध के अगला जो sp3 संकरित कार्बन है उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और देखिए ये किस प्रकार का एलिलिक अल्कोहल हुआ, ये प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल हुआ, क्योंकि क्या है, OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, एलिलिक अल्कोहल है, लेकिन ये द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और देखिए ये तृतीयक एलिलिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए, और एलिलिक अल्कोहल आपको समझ में आ ही गया, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है एलिलिक अल्कोहल। क्लियर है? आगे देखिए, अब तीसरा है बेंजिलिक अल्कोहल। देखिए
इसमें OH समूह एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि जो इसमें OH समूह होता है वो एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और देखिए इसका उदाहरण देखिए, ये कोई क्या है, बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय से ये कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये OH समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। यानी बेंजिलिक अल्कोहल तो है लेकिन कैसा है, प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। आगे देखिए, देखिए बच्चों ये क्या है, ये भी बेंजिलिक अल्कोहल है लेकिन इसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल। और देखिए ये क्या हो गया, ये तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल है क्योंकि OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बेंजिलिक अल्कोहल समझ में आया होगा। ये प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल, द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल और ये है तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है, आगे चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, यौगिक जिनमें sp2 संकरित COH बंध उपस्थित होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे ऐसे यौगिकों के बारे में जिनमें sp2 संकरित COH बंध होता है। कहने का मतलब है कि जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे अल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अल्कोहलों में क्या होता है, जो OH समूह होता है वो कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है और इन्हें वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। और देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे OH किससे जुड़ा है, कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। वापस देखिए, जो OH समूह है वो कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा हुआ है और इन्हें कहा जाता है वाइनिलिक अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए क्या है। अब हम पढ़ेंगे फिनोल के वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोग अल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अल्कोहलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम फिनोल के वर्गीकरण पे ध्यान देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फिनोल को OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई एवं ट्राई फिनोल में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों, फिनोल को भी OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। और उदाहरण देखिए, ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक क्यों है, एक ही OH समूह है। ये हो गया डाईहाइड्रिक। ये डाईहाइड्रिक फिनोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH समूह हैं। और ये हो गया ट्राईहाइड्रिक क्योंकि इसमें 3 OH समूह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे ईथर के वर्गीकरण के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईथर को ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल तथा एरिल समूह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि ईथर ये होता है, इस तरीके से ईथर को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो समूह है, ये कोई एल्किल समूह भी हो सकता है या कोई एरिल समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल एवं सम्मित ईथर और दूसरा है मिश्रित एवं असम्मित ईथर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार है ईथर में सरल एवं सम्मित ईथर, दूसरा है मिश्रित एवं असम्मित ईथर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, यदि ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह समान हो तो उन्हें सरल अथवा सम्मित ईथर कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ईथर में जुड़े हुए दोनों समूह यानी दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह समान होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सरल अथवा सम्मित ईथर। और ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से नजर डालिए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ये दोनों समूह क्या है, समान है। तो ये उदाहरण हो गया सरल अथवा सम्मित ईथर का। आगे देखो, यदि ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो इन्हें असम्मित ईथर अथवा मिश्रित ईथर कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों ही समूह अलग अलग हो तो देखिए इसमें दोनों समूह अलग अलग है, इसे कहेंगे हम असम्मित ईथर अथवा मिश्रित ईथर। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आया ईथर का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए नाम पद्धति के बारे में। अब हम नाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अल्कोहल का सामान्य नाम लिखने के लिए
एल्किल समूह के साथ अल्कोहल शब्द लगाया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल का अगर हमें सामान्य नाम लिखना है तो एल्किल समूह के साथ में क्या लगाते हैं, हम अल्कोहल शब्द लगाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे CH3OH तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। देखिए बच्चों ये एक कार्बन का एल्किल समूह है जिसे हम बोलते हैं मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम हो गया। आगे देखिए CH3CH2CH2OH। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको सामान्य नाम क्या होगा, एन प्रोपिल अल्कोहल। क्या होगा, एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, आगे देखिए IUPAC नाम पद्धति में एल्केन के अंग्रेजी के नाम के अंत में ई को अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो जो एल्केन के अंग्रेजी के नाम के अंत में जो ई आता है उस ई को हटा दिया जाता है और उसकी जगह ऑल क्या लगाया जाता है, उसकी जगह ऑल से उसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए आगे ध्यान दीजिए, OH समूह तथा अन्य प्रतिस्थापियों की स्थिति को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। और देखिए बच्चों अगर OH समूह एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों के द्वारा OH समूह को दिखाएंगे। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर वहां पे प्रतिस्थापी भी उपस्थित है तो हम वहां पे क्या करेंगे, गिनती करेंगे और अंकों के द्वारा OH समूह की और प्रतिस्थापी की स्थिति को दर्शाएंगे। आगे देखिए, इसके लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करके उसका अंकन उस सिरे से किया जाता है जो OH समूह के समीप हो। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और गिनती यानी अंकन उस सिरे से शुरू करते हैं जहां से OH समूह क्या हो, पास हो। और देखिए बच्चों ये सारे जो हमारे IUPAC के नियम हैं वो हम लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ये हमें कोई अल्कोहल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। हम लोगों ने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब हम शुरू करेंगे गिनती, और गिनती वहां से शुरू करेंगे कि इस OH समूह को क्या मिले, कम अंक मिले। हम गिनती शुरू करेंगे यहां से 1 2 3 4। तो देखिए 2 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई यहाँ पे 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आगे देखिए, OH समूह की संख्या 1 से अधिक होने पर अनुलग्न ऑल से पहले डाई ट्राई लगाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए OH समूह की संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक OH समूह उपस्थित है तो हम लोग अनुलग्न लगाएंगे, ऑल से पहले क्या लगाएंगे, 2 OH समूह है तो डाई ऑल, 3 OH समूह है तो ट्राईओल, यानी 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई अनुलग्न काम में लेंगे। तो देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, गिनती शुरू करेंगे 1 2। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की श्रृंखला को बोलते हैं एथेन। ठीक है, तो ये हो गया एथेन, और 1 और 2 नंबर पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो एथेन 1 2 डाई ऑल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ऑल। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम। आगे देखिए, इसकी बात करें इस अगले यौगिक की हम लोग, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। ठीक है, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। अब गिनती कहीं से भी शुरू कर लो, लीजिए भाई 1 2 3। 3 कार्बन की श्रृंखला को कहा जाता है प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन। और यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों पे OH समूह लगा हुआ है, इसे हम बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3। और 3 OH समूह है तो ट्राई ऑल, तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर है, आया समझ में। आगे देखिए, चक्रीय अल्कोहलों के नामकरण से पूर्व
साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग चक्रीय अल्कोहलों की बात करें तो उनके नामकरण से पूर्व साइक्लो शब्द लगाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका अगर हमें नाम लिखना है तो ये कितने कार्बन है इस साइकिल में, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सेन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोल। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, इसकी हम लोग बात करें तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, ये 5 कार्बन की श्रृंखला है। वापस देखिए बच्चों, अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे तो इस वाले में 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसमें क्या करेंगे, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, तो इसे देंगे 1 नंबर, इसे देंगे 2 नंबर, 3 4 5। तो देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे ये प्रतिस्थापी के रूप में है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। ठीक है, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 मेथिल साइक्लोपेंट 1 ऑल। इस तरीके से भी हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे फिनोल के बारे में। देखिए बेंजीन के सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को फिनोल कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन का जो सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है उसे फिनोल कहते हैं। इसका यह सामान्य नाम है। फिनोल क्या है, सामान्य नाम। देखिए बच्चों ये होता है फिनोल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये फिनोल है, ये इसका सामान्य नाम है और इसके इस नाम को IUPAC के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। देखिए इसका यह सामान्य नाम है जो IUPAC द्वारा मान्य है। आगे देखिए, इसके द्विप्रतिस्थापित यौगिकों में ऑर्थो 1,2 के लिए ऑर्थो, मेटा 1,3 के लिए तथा पैरा 1,4 का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसमें 1,2 प्रतिस्थापी है, यानी 1,2 प्रतिस्थापी है तो उसे हम ऑर्थो कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्थो प्रतिस्थापी के लिए हम 1,2 काम में लेते हैं, मेटा प्रतिस्थापी के लिए 1,3 और पैरा प्रतिस्थापी के लिए 1,4। इस तरीके से हम इन अंकों को काम में लेते हैं। और ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है, ये स्थितियां मैं आपको बहुत अच्छे से यूनिट नंबर 10 में समझा चुकी हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को कुछ फिनोल दिए हुए हैं, फिनोल दिए हुए हैं। अगर इनके सामान्य नाम की हम लोग बात करें, इसे कहते हैं फिनोल, इसे कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल, इसे कहते हैं मेटाक्रिसोल, इसे कहते हैं पैराक्रिसोल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब मैथिल समूह और OH समूह ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पोजीशन पे हो तो मेटा, और पैरा स्थितियों पे हो यानी 1,4 स्थिति पे हो तो पैरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब IUPAC नाम की बात करें, इसका IUPAC नाम होता है फिनोल। इसका IUPAC नाम क्या होता है, फिनोल। देखिए बच्चों, इसके IUPAC नाम की बात करें तो ये जो फिनोल है ये तो मुख्य श्रृंखला के रूप में हो गई, ये फिनोल तो मुख्य श्रृंखला के रूप में हो गई। ठीक है, अब हम गिनती शुरू करेंगे। इस कार्बन को देंगे 1 नंबर, इस कार्बन को देंगे 2 नंबर, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए 2 मेथिल फिनोल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी फिनोल को मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे, गिनती शुरू करेंगे 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल। क्या हो जाएगा, 3 मेथिल फिनोल। अगला देखिए, इसमें देखिए गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, और मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हो गई, फिनोल हो गई। ठीक है, मुख्य श्रृंखला के रूप में फिनोल को मानेंगे, इसका नाम हो गया 4 मेथिल फिनोल। क्या हो गया, 4 मेथिल फिनोल। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, बेंजीन के डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1,2, 1,3, 1,4 डाइऑल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करना कि अगर बेंजीन के डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, यानी उस पर 2 OH समूह जुड़ा हुआ है, तब हम वहाँ पे 1,2, 1,3, 1,4 डाइऑल यानी इन अंकों को काम में लेते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये आपको कोई बेंजीन के डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न दिए हुए हैं। अगर इनके सामान्य नाम की बात करें तो इसे कहते हैं कैटेकोल। क्या कहते हैं, कैटेकोल। इसे कहा जाता है रिसोर्सिनोल, और इसे कहते हैं हाइड्रोक्विनोन या क्वी
क्विनोल। देखिए इसे हाइड्रोक्विनोन भी कह सकते हैं या क्विनोल भी कहा जा सकता है। तो देखिए इसमें OH समूह 1-2 पोजीशन पे है, इसमें OH समूह 1-3 पोजीशन पे है और इसमें जो दोनों OH समूह है वो 1-4 पोजीशन पर है। ठीक है, यानी इसमें 1-2 स्थिति पे OH है, इसमें दोनों OH 1 और 3 स्थिति पर है और इसमें दोनों OH 1 और 4 स्थिति पे उपस्थित है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अगर हम इनके IUPAC नाम की बात करें तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल। देखिए ध्यान दीजिए 1 और 2 पोजीशन पे 2 OH समूह जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम लिखते हैं बेंजीन डाइऑल के रूप में। तो इसका नामकरण हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। देखिए इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 बेंजीन 1,3 डाइऑल और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्लियर है, ये इसका नामकरण हो जाएगा IUPAC नाम। आगे देखिए, अब हम ईथर की बात करेंगे। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए ईथर का सामान्य नाम लिखने के लिए एल्किल तथा एरिल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको कोई ईथर दी हुई है, अगर हम इसको नाम लिखें, इसका सामान्य नाम, तो ये तो हो गया हमारा मैथिल समूह, ये हो गया एथिल समूह। मैथिल समूह शुरू होता है M से, एथिल समूह शुरू होता है E से, तो पहले E अल्फाबेट आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम लिखना पड़ता है। तो एथिल, पहले एथिल, फिर मैथिल और ये ईथर। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम हो गया। आगे देखिए, यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो एल्किल समूह से पूर्व डाई लगाते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि अगर दोनों ही एल्किल समूह समान हो तो हम आगे क्या लगा देंगे, डाई। तो देखिए दोनों क्या है, एथिल समूह है, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, चले आगे, चलिए IUPAC पद्धति में देखिए ध्यान दीजिएगा, IUPAC पद्धति में ईथरों को हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है जिसके हाइड्रोजन परमाणु समूह, देखिए जिसके हाइड्रोजन परमाणु समूह OR यानी एल्कोक्सी अथवा OAR यानी एरिलोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इनमें बड़े एल्किल समूह को मूल हाइड्रोकार्बन चुना जाता है। तो देखिए बच्चों, ये समझने की बात है कि जब ईथर का नामकरण किया जाता है, IUPAC नामकरण, तो ईथर को क्या माना जाता है, हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है वो या तो OR समूह, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी, अथवा OAR यानी एरिलोक्सी समूह के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, ये माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा एल्किल समूह होता है उसे मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में चुना जाता है। तो देखिए समझने की कोशिश करना है इसके नामकरण को। देखिए ये आपको कोई ईथर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो मैथिल समूह है और ये प्रोपिल समूह है। ठीक है, तो सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा मैथिल एंड प्रोपिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो गया। लेकिन अगर हम IUPAC नामकरण की बात करें तो IUPAC नामकरण में हमें पता है कि बड़े एल्किल समूह को मूल हाइड्रोकार्बन माना जाता है, तो इसमें मूल हाइड्रोकार्बन तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, और इस समूह को, इस OCH3 इस समूह को प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे और इसका नामकरण हो जाएगा 1-मेथोक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1-मेथोक्सी प्रोपेन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, OCH3, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मैथोक्सी। क्या बोलेंगे, मैथोक्सी। तो देखिए IUPAC नाम हो गया 1-मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये तो फेनिल समूह है, ये एथिल समूह है, तो सामान्य नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल ईथर। और IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम में देखिए इस पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे, एथोक्सी। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथोक्सी बेंजीन, यानी यहाँ पे बेंजीन को मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में चुनना है, मूल श्रृंखला के रूप में, तो ये हो गया एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये ईथर है। सामान्य नाम की हम लोग बात करें तो ये तो हो गया फेनिल समूह और ये पूरा हो गया आइसोपेंटिल समूह। ठीक है, तो इसका देखिए सामान्य नाम क्या होगा, फेनिल आइसोपेंटिल ईथर, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया।
अब IUPAC नाम की बात करें तो देखिए IUPAC नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। IUPAC नाम लिखते वक्त हम इस बेंजीन को मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में चुनेंगे, यानी इस पूरे समूह को प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापी के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग इसे यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी 3 नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 3 मैथिल, और ये 4 कार्बन की श्रृंखला है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसे कहेंगे हम लोग 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी। क्या बोलेंगे, इस पूरे समूह को हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापी के रूप में 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी। क्या बोलेंगे, 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी, और इससे जुड़ी हुई है बेंजीन, तो ये हो गया 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्लियर है। इस अगले उदाहरण को ध्यान से समझना, देखिए ध्यान दीजिए, इस अगले उदाहरण को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए 2 OR समूह यानी OCH3 समूह 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी 2 मेथॉक्सी समूह जुड़े हुए हैं और ये इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। तो देखिए इसका नामकरण क्या होगा, 1 2 ऐसे गिनती करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रतिस्थापी के रूप में हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 डाईमेथॉक्सी। भाई 1 और 2 पे 2 ये मेथॉक्सी समूह है तो 1 2 डाईमेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन की श्रृंखला को बोलते हैं एथेन। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया 1 2 डाईमेथॉक्सी एथेन। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह की संरचनाओं के बारे में कि जो हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा, फिनोल पढ़ा, ईथर पढ़ा, तो ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनकी क्या संरचनाएं होती है। तो देखिए समझने की कोशिश करना, क्रियात्मक समूह की संरचनाएं। देखिए अल्कोहल में OH समूह का ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा होता है, जो कार्बन के sp3 संकृत कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकृत कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है ये होता है हमारा अल्कोहल, यानी कहने का मतलब है कि इस कार्बन से, एल्किल समूह के कार्बन से इस तरीके से ये OH समूह जुड़ा होता है और जो ये बंध बनता है, ये जो सिग्मा बंध बनता है, ये सिग्मा बंध जो बनता है, इस सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है वो कार्बन के sp3 संकृत कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकृत कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है, और इसमें देखिए ये बात कर रहे हैं हम मेथनॉल की, और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बंध है वो 108 डिग्री और 9 मिनट का होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, आगे देखिए, इसमें COH बंध कोण चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो sp3 संकृत है, यानी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, यानी ये बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा कम होता है। देखिए क्यों, ऐसा ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। भाई हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसकी CO बंध लंबाई 142 पिकोमीटर होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो CO बंध लंबाई होती है, देखिए COH इस तरीके से, तो जो C और O के बीच की जो ये बंध लंबाई होती है, ये बंध लंबाई ये होती है 142 पिकोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिनोल में समूह OH एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। अब देखिए हम फिनोल की बात कर रहे हैं कि जो फिनोल में OH समूह होता है, OH समूह ये sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बंध कोण देखिए 109 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें CO बंध की लंबाई, देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन बंध की जो लंबाई होती है वो इसमें 136 पिकोमीटर होती है। देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है, जो मेथनॉल में उपस्थित बंध लंबाई से थोड़ी कम होती है। देखिए बच्चों, मेथनॉल में बंध लंबाई कितनी थी, 142 पिकोमीटर, और इसमें बंध लंबाई होती है 136 पिकोमीटर। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका कारण है, इसका क्या कारण है समझिए। पहला कारण देखिए क्या है, ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का
एरोमेटिक वलय के साथ सहयुग्मन होना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो ये असहभाजित इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, बेंजीन वलय के साथ में सहयुग्मन में होते हैं। ठीक है, यानी सहयुग्मन में होते हैं जिसके कारण ये अनुनाद में भाग लेते हैं। इससे क्या होता है, बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। तो देखिए बच्चों इससे क्या होता है, इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में द्विबंध का गुण आ जाता है और जिससे क्या होगा, द्विबंध के गुण आने से जो इनके बंध की लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए बंध लंबाई कितनी थी, 136 पिकोमीटर। तो कम होने का कारण क्या है, इनके बीच में द्विबंध का गुण आ जाना। आगे देखिए, कार्बन की sp2 संकृत अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, ईथर में चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। अब देखिए ईथर के बारे में पढ़िए भाई। जो ईथर है, ईथर में चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। इसमें ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 2 अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए ईथर की संरचना को ध्यान से देखिए, ये ईथर है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, 2 तो होते हैं बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 होते हैं अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, यानी 2 तो आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो 2 ये है, ये 2 ये क्या है, आपके अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये चतुष्फल के रूप से व्यवस्थित होते हैं और इसमें बंध कोण देखिए 111.60 डिग्री का होता है। चलें आगे देखिए, इसमें 2 स्थूल एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण चतुष्फल के कोण से थोड़ा अधिक होता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या होते हैं, 2 स्थूल एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण होता है। देखिए जो ये 2 एल्किल समूह है इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर होते हैं और जो बंध कोण है वो चतुष्फल के कोण यानी 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ये हम ईथर की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें CO बंध की लंबाई 141 पिकोमीटर होती है जो अल्कोहल की कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई के लगभग समान होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन जो बंध की लंबाई है, देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन जो बंध की लंबाई है ये 141 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 141 पिकोमीटर होती है जो अल्कोहल की CO बंध लंबाई के लगभग क्या होती है, लगभग समान होती है। क्लियर है, तो आपको ये क्रियात्मक समूह की संरचना भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ा। एक हम लोगों ने इनका परिचय पढ़ा कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने इन तीनों का वर्गीकरण पढ़ा, इनके हम लोगों ने नाम पद्धति के बारे में पढ़ा जिसमें हम लोगों ने सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण पद्धति के बारे में हमने चर्चा की और साथ ही साथ हम लोगों ने इन तीनों की क्रियात्मक समूह की संरचना का भी आज किया है अध्ययन और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों आप लोग इनके IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको IUPAC नामकरण लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोग इनके विरचन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।